नमस्कार मित्रों, पुनः एक बार मनोविज्ञान की कक्षा में मैं डॉक्टर राजेश पांडे। आज चर्चा होगी शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां। तो इसके पूर्व के जो प्रकरण है उसका अध्ययन आप मेरे चैनल से कर सकते हैं। अब आज शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां हमें बताना है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है समझिए। जब तक शिक्षा मनोविज्ञान बालक के व्यवहार का अध्ययन नहीं करेगा तब तक उसका शिक्षा में प्रयोग नहीं हो पाएगा। और जो ये विधियां हैं शिक्षा मनोविज्ञान की, वो वैज्ञानिक विधि है। अमूमन हम अपने दैनिक जीवन में सभी लोग व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते रहते हैं या अपने बालकों के व्यवहार का अध्ययन करते रहते हैं कि मेरा बच्चा क्रोधी प्रकार का है, मेरा बच्चा क्रिएटिव सृजनात्मक प्रकार का है, मेरा बच्चा बुद्धिमान है, कि मेरा बच्चा शारीरिक रूप से मजबूत है, गायन के क्षेत्र में जाएगा। कैसे हम जान पाते हैं? जब हम बालकों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो किस दिशा में बालक की रुचि, क्षमता और अभिवृत्ति है, हम उसको समझ पाते हैं और हम उसी दिशा में अपने बालक को शिक्षित करते हैं या उसी दिशा में उसके ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं, तो वो बालक आगे चल करके बहुत कामयाब हो। और जब हम अपने बालक की जो क्षमता है, रुचि है, उसकी जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो हमारे बालक का जो विकास है दब सा जाता है। इस अवस्था में बालक के कौन कौन से गुण डेवलप होंगे, कौन कौन सी समस्या किस आयु वर्ग के बच्चों में आएगी, इस सब का अध्ययन मनोविज्ञान की विधियों द्वारा ही किया जा सकता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान की कितनी प्रमुख विधियां हैं जिसके द्वारा हम बालकों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो आप देखिए, इसे आप नोट करके चलिए कि शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों में सबसे पहला है निरीक्षण। निरीक्षण किसी की व्यवहार का अध्ययन करने में सबसे पहली विधि निरीक्षण विधि। ज्यादातर निरीक्षण विधि द्वारा बालकों के या किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन लोग करते हैं। दूसरा विधि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रयोगात्मक। प्रयोगात्मक विधि। और तीसरी विधि विवरणात्मक। विवरणात्मक। अब ये तीन प्रमुख विधियां हैं। पहला है निरीक्षण विधि, दूसरा है प्रयोगात्मक विधि और तीसरा है विवरणात्मक। अब इस विधियों को भी उप विधियों में बांटा गया है। जैसे निरीक्षण विधि तो विधि में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट विधि। अंतरदर्शन विधि और बहिर्दर्शन। बहिर्दर्शन विधि, अंतरदर्शन बहिर्दर्शन। और प्रयोगात्मक विधि अकेली प्रयोगात्मक विधि। और तीसरा जो है वो विवरणात्मक विधि। इसके अंतर्गत अनेकों विधियां हैं जिसमें हम प्रमुख विधियों की चर्चा करें। पहला है जीवन इतिहास। जीवन इतिहास विधि। दूसरा है विकासात्मक विधि। विकासात्मक विधि। तीसरा है मनोविश्लेषणात्मक विधि। बहुत महत्वपूर्ण है। फ्राइड की ये विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, अचेतन मन के अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जीवन इतिहास विधि, विकासात्मक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, उसके बाद है समाज मित्र। समाज मित्र विधि। उसके बाद है सर्वे विधि, सर्वेक्षण विधि या सर्वे
विधि। उसके बाद निदानात्मक विधि, निदानात्मक विधि। साक्षात्कार विधि भी इसमें से है। अब तुलनात्मक विधि, यानी इसकी और विधि है तुलनात्मक विधि। इतनी प्रमुख विधियां, जीवन इतिहास विधि, विकासात्मक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि और समाज विधि विधि, सर्वे विधि या सर्वेक्षण विधि, निदानात्मक विधि और तुलनात्मक विधि। इसमें उपचारात्मक विधि भी एक विधि है, उसी के अंतर्गत आएगी। निदानात्मक और उपचारात्मक साथ साथ चलने वाली विधियां। और साक्षात्कार विधि है। वास्तव में अनुसूची और साक्षात्कार एक प्रकार के उपकरण है जिसके द्वारा हम व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। विधि भी है और टूल्स भी है। तो अब हम एक एक करके समझेंगे कि किस विधि का प्रयोग किस प्रकार हम कब करेंगे। ये नहीं कि जैसे ये विधियां हैं तो योगी, जैसे ये योग्य योद्धा होता है उसके तर्कस में अनेकों बाण होते हैं, उसी प्रकार एक योग्य शिक्षक के तर्कस में अनेकों विधियां मौजूद होती हैं। और जो विधि जिस विषय वस्तु को, जैसे जिस प्रकार के बालक के अध्ययन करने के लिए और जिस प्रकार के बालक के व्यवहार करने के लिए जो विधि उपयोगी है, उसी विधि का प्रयोग कर हम उस बालक के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। तो एक एक विधि देखिए। सबसे पहले विधि है अंतर्दर्शन विधि। नाम से ही स्पष्ट है, इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम वुंट ने किया। विलियम वुंट तथा उनके शिष्य टिचनर, अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग विलियम वुंट और टिचनर। अब ये कौन सी विधि है? इसमें हम अपने व्यवहार का अध्ययन स्वयं करते हैं। अंतर्दर्शन माने स्वयं के व्यवहार को का अध्ययन स्वयं किया जाए। ये बहुत अच्छी मनोवैज्ञानिक विधि नहीं, अमनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि हम इसमें विश्वसनीयता और वैधता कम होती है, इसका सत्यापन नहीं कर पाते, इसमें भविष्य कथनीय नहीं है। इसलिए ये विधि अंतर्दर्शन विधि जो है वो बहुत अच्छी विधि नहीं मानी जाती है मनोविज्ञान में, लेकिन इसका प्रयोग बहुतायत किया जाता है। जिसे हर विधि की कोई ना कोई सीमा है, सीमा माने कमी, और हर विधि की कोई ना कोई अच्छाई। अगर ये पूछा जाए कि अंतर्दर्शन विधि की अच्छाई क्या, तो ये है कि इस विधि में किसी दूसरे व्यक्ति या किसी दूसरे उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। हम आसानी से जब चाहें अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग कर अपनी अच्छाई और बुराई का अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत कठिन है। बहुत ज्यादा ट्रेंड या बहुत ज्यादा जानकार विधि व्यक्ति ही अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग करता है। जैसे कि बुरा जो जूझन में चला, मुझसे बुरा न कोई, यानी अपनी कमी का पता लगाना इतना आसान नहीं है। इसलिए जैसे हम अपने मुझे क्रोध क्यों आता है, अगर इसका अध्ययन मैं करने लगूं तो धीरे धीरे क्रोध ही समाप्त हो जाएगा और हम उस क्रोध नामक चर का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। इसलिए अंतर्दर्शन विधि बहुत जगह कामयाब नहीं होती और ये विधि सर्वसुलभ है, इसकी ये अच्छाई है, और अमनोवैज्ञानिक है, इसकी ये बुराई है। तो इसमें तीन चीज आपको याद रखना होगा कि अंतर्दर्शन विधि सबसे पुरानी विधि है और इसके जो जन्मदाता है एक तरह से विलियम वुंट और उनके शिष्य टिचनर। अंतर्दर्शन विधि में स्वयं की का अध्ययन किया जाता है, स्वयं की अच्छाई बुराई का अध्ययन किया जाता है। बस इतना बहुत पर्याप्त है।
और इसकी बुराई है कि हम बहुत ज्यादा वैज्ञानिक विधि नहीं है और हमें मनोविज्ञान में वैज्ञानिकता महत्वपूर्ण। अब दूसरी विधि है बहिर्दर्शन। इस विधि के द्वारा हम दूसरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। दूसरों के व्यवहार का बहुत ज्यादा प्रयोग में लाई जाती वाली विधि है बहिर्दर्शन। अमूमन हम लोग हमेशा दूसरे के व्यवहार का अध्ययन करते रहते हैं। तो जैसे उसमें 2-3 चीजें महत्वपूर्ण कि वही दर्शन विधि में पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन बेहतर तरीके से नहीं, यानी किसी व्यक्ति या घटना के संबंध में यदि किसी मनोवैज्ञानिक के मन में पूर्व धारणा बसी हुई है तो वो बहिर्दर्शन विधि का उत्तम प्रयोग नहीं कर सकता। यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के आप मेंबर हैं, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का आप बेहतर अध्ययन नहीं कर पाते। जैसे अपना भाई, अपनी बहन, अपना देश का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके प्रति हमें प्रेम होता है और हम किसी एक क्षेत्र में मतलब एक दिशा में झुके होते हैं। हमारा देश अच्छा है, फलाना देश बेकार है, हमारे पिताजी सबसे अच्छे हैं, उनके पिताजी बेकार हैं, हमारी बहन 10 बजे आई तो कोई अच्छा काम करके आती है रात को, और दूसरे की बहन अगर आई 10 बजे तो बुरा काम करते। माने दूसरे का जब हम अध्ययन करते हैं अपने से अलग, तो हमारा जो अध्ययन है वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाता है। इस तरह हम बहिर्दर्शन विधि का बेहतर इस्तेमाल। इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें छोटे बालकों, पागल, कम बुद्धि सभी का इसमें अध्ययन किया जा सकता है, जबकि अंतर्दर्शन विधि पागल, छोटे बच्चे, कम बुद्धि वाले अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग नहीं कर सकते, जबकि बहिर्दर्शन विधि का प्रयोग छोटे बालकों पर, पागलों पर, कम बुद्धि वालों पर, सब पर किया जा सकता है। इसकी कमी क्या है? बहिर्दर्शन विधि में जब किसी व्यक्ति का हम अवलोकन करते हैं तो कभी कभी वो बनावटी व्यवहार करता है, जिससे हम उसके वास्तविक व्यवहार का अध्ययन नहीं कर पाते। इसलिए जिसका अध्ययन किया जाए उसे यह ना पता चले कि उस व्यक्ति का अध्ययन किया जा रहा है, नहीं तो वो व्यक्ति बनावटी व्यवहार करने लगेगा। जैसे किसी लड़की को देखने हम जा रहे हैं और कहेंगे 5 तारीख को हम देखने आ रहे हैं, तो 5 तारीख को चाहे लड़का देखने जाओ चाहे लड़की, वो सबसे अच्छा व्यवहार करने लगी, एक बनावटी व्यवहार जैसी वो अपने जीवन में नहीं। इस नाते बहिर्दर्शन विधि में ज्यादा देर तक अध्ययन किया जाना चाहिए और जिसका अवलोकन किया जा रहा है, जिसका निरीक्षण किया जा रहा है, उसको पता ना हो कि आज उसका निरीक्षण हो। तो इस तरह हमने निरीक्षण विधि बता दी। कल हम आपको प्रयोगात्मक विधि के बारे में बताएंगे, क्योंकि प्रयोगात्मक विधि सबसे महत्वपूर्ण विधि है मनोविज्ञान में। अगर ये पूछा जाएगा कि सबसे वैज्ञानिक विधि मनोविज्ञान की कौन है, तो वो है प्रयोगात्मक विधि। इसका प्रयोग एकल चर पर सबसे पहले जॉन स्टुअर्ट मिल ने किया था और इस विधि में नियंत्रित परिस्थितियों में कार्य कारण संबंध का पता लगाया जाता है। अब बता ही दिए लगभग हम आज ही, तो यानी कि जान लीजिए कि प्रयोगात्मक विधि में नियंत्रित परिस्थितियों में कार्य कारण संबंध का पता लगाया जाता है और प्रयोगात्मक विधि के जन्मदाता जॉन स्टुअर्ट मिल। तो इस तरह से हमने शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के बारे में कुछ अध्ययन किया। इसमें फिर से दोहरा देता हूं कि शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों का प्रयोग हम मानव या बालकों के व्यवहार के अध्ययन के लिए करते हैं, जिससे कि उनके व्यवहार का परिमार्जन किया जा सके।
और शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख विधियां 3 है: निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि और विवरणात्मक विधि। हमने निरीक्षण विधि को 2 भागों में बांटा गया है कि अंतर्दर्शन विधि और बहिर्दर्शन विधि, इसकी चर्चा हो गई। और इसके बाद है प्रयोगात्मक विधि, इसकी बृहद चर्चा कल की क्लास में होगी। बशर्ते इतना जानना है कि प्रयोगात्मक विधि सबसे मनोवैज्ञानिक विधि है और इस विधि में नियंत्रित परिस्थिति में कार्य कारण संबंध का पता लगाया जाता है। आशा है कि आपको विधियों के, शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के बारे में कुछ सार्थक जानकारी प्राप्त हुई होगी। आपको अच्छा अगर ये वीडियो लगा है तो उसको कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अगला वीडियो जल्दी ही बेहतर तरीके से हम बनाएं और आपका फायदा हो। धन्यवाद। आज का दिन शुभ।